विजयाना न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। भारत की सर्वोच्च अदालत ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर, ओबीसी राजनीति को लेकर जो आपाधापी और मारकाट मची हुई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तीखे तेवर में जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराए जाएं। यह आदेश सरकार के मुंह पर भी तमाचा है और कांग्रेस के खिलाफ भी है, क्योंकि दोनों ही दल पिछले कई सालों से ओबीसी राजनीति को लेकर अखाड़े में दांवपेच आजमा रहे थे। कांग्रेस ने दावा किया था कि उसने ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 14 से 27 कर दिया है, और भाजपा ये चाहती थी, हाल ही में जो 2 दिन 3 दिन पहले भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए थे, उसमें भाजपा ने ये मांग की थी, भाजपा की सरकार ने ये मांग की थी कि ओबीसी आरक्षण 35% किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को धता बता दिया। अंदर खाने की खबर है कि दोनों ही दल नहीं चाहते कि चुनाव हो, क्योंकि चुनाव होंगे तो पोल खुल जाएगी, न केवल कांग्रेस की बल्कि भाजपा की भी। और इसलिए दोनों ही दल एक दूसरे के सिर पर भांडा फोड़ रहे हैं कि आपकी वजह से चुनाव नहीं हो रहे हैं। कमलनाथ ने कहा है कि सरकार की नीयत साफ नहीं थी। विवेक तनखा से लेकर अरुण यादव तक एक सुर में कह रहे हैं कि सरकार ओबीसी के चुनाव नहीं चाहती, ओबीसी का आरक्षण नहीं चाहती है। वहीं भाजपा की बहुत पुरानी ये लाइन है कि हम तो चुनाव करा रहे थे, आप ही ने कोर्ट में पंगा फंसाया। कांग्रेस के 2 लोग कोर्ट में गए थे और उन्होंने ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी थी, जो 14% से चुनाव हो रहे थे उसको लेकर, और वहीं से मामला कोर्ट के पाले में गया और जो अब बिना आरक्षण के चुनाव कराने की घोषणा हुई है। आइए इसी मुद्दे पर बहस करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और प्रखर वक्ता उमेश शर्मा मौजूद हैं, कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है। उमेश जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कांग्रेसी नेताओं द्वारा कि आपकी जो रिपोर्ट है, जिसमें आपने कहा कि 48% ओबीसी मध्य प्रदेश में हैं और 35% आपको आरक्षण चाहिए, ये रिपोर्ट में बहुत गलत है, लीपापोती है। और पहले ही 4 दिन पहले ही विवेक तनखा ने कह दिया था कि जैसे ही आपने रिपोर्ट पेश की थी, वैसे ही शुक्रवार को विवेक तनखा ने कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट को नहीं मानने वाली है। तो क्या ये माना जाए कि आपकी नीयत ओबीसी आरक्षण को लेकर साफ नहीं है? नहीं प्रतीक भैया, थोड़ा सा साल 1.5 साल पहले से शुरू करना पड़ेगा। ये कहानी आज की लिखी हुई नहीं है। इस पटकथा पर तो काम मुझे लग रहा है कि उस समय शुरू हो जाना चाहिए था कि जिस समय नगर निगमों का 16 नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हुआ था, 93 के लगभग नगर पालिकाएं हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हुआ था, नगर पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हुआ था, ग्राम, जिला और जनपद पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हुआ था। अब जिस समय यह कार्यकाल समाप्त हुआ था, उस समय कमलनाथ जी की सरकार थी। संवैधानिक व्यवस्था है कि चुनाव करवाए जाने चाहिए, पर्याप्त समय था। उस समय कोरोना भी नहीं था, कोई आपातकालीन स्थिति भी नहीं थी। सरकार के पास अवसर था कि चुनाव करवाएं। सरकार के पास प्राथमिकता पे केवल एक चीज थी कि जैकलीन फर्नांडिस मध्य प्रदेश में थी और सलमान खान उनके साथ मध्य प्रदेश में थे, और कमलनाथ जी का जो दिल बल्लियों उछल रहा था कि आईफा करवाया जाए, तो आईफा को प्राथमिकता दी गई नगरीय निकाय के और स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के बजाय। उसके बाद फिर दूसरा तमाशा करा अभी वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जो गोविंद सिंह जी है, महानतम विद्वान नेता हैं। उस समय ये जो विधेयक प्रस्तुत करा था कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र के अनुसार कि 27% का आरक्षण हम ओबीसी को देंगे। तो आप तमाशा देखिए प्रतीक भाई, 8 जुलाई 2019 के लगभग का दरमियान की बात है। विधानसभा में बाहर साधक सदस्य के नाते गोविंद सिंह जी ने एक विधेयक प्रस्तुत करा। उस विधेयक के अंदर लिखा यह है, मैंने अपने सोशल मीडिया पे आज उसको साझा किया है, उसमें लिखा गया था कि 27% की आबादी मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की है और हम ये 27% आरक्षण का विधेयक प्रस्तुत करते हैं। मतलब जो आबादी लगभग 48 से 52% की थी, उसको 27% बताने का पाप और पाखंड किसने करा? कांग्रेस पार्टी ने करा। और 27% आबादी को 27% आरक्षण, मतलब 100% का रिजर्वेशन संभव ही नहीं था। जया ठाकुर जी ने न्यायालय में चुनौती दे दी, न्यायालयीन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और उसके बाद दुर्भाग्य से ये जो कमलनाथ जी की सरकार थी, असमय चल बसी और उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो कोरोना की आहट आ गई
और जैसे ही दो साल में आप चुनाव क्यों नहीं करा पाए? कांग्रेस चली, कांग्रेस कल्पित है, दोषी है। 2 साल में आप क्यों चुनाव नहीं करा पाए? कोरोना में बाकी सब काम होते रहे हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव नहीं होना है। ये कौन सी मान? आपके उपचुनाव हुए विधानसभा के, लोकसभा के उपचुनाव हुए, तो पंचायत की क्यों नहीं हो सकते थे? नगर पालिका क्यों नहीं हो सकते थे? होना भी चाहिए थे, सरकार कराना भी चाहती थी। सरकार की जो निरंतर प्राथमिकता थी, उस निरंतर प्राथमिकता में सबसे पहले तो कोरोना की चुनौती से निपटना था। कोरोना की चुनौती से निपटे तो सबसे बड़ी प्राथमिकता यह थी कि कॉन्स्टिट्यूशन वाला संकट खड़ा था, एक संवैधानिक संकट का सामना सरकार कर रही थी। सदन के अंदर जो था वो चुनाव हुआ प्रतिनिधित्व नहीं था। 26-28 विधायकों के त्यागपत्र थे और केंद्रीय चुनाव आयोग का दिशा निर्देश था कि चुनाव करवाए जाए। चुनाव आयोग ने चुनाव तय करे, सरकार की प्राथमिकता हो गई कि उस चुनाव में व्यवस्थाएं लगानी थी। तो वो जैसे ही चुनाव निपटा, सरकार ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। हमने कहा कि पंचायत चुनाव करवाए जा रहे, नामांकन निर्वाचन का कार्यक्रम तय हो गया, नामांकन दाखिल हो गए, लोग जुलूस ले लेकर पहुंच गए जिलाधीश कार्यालयों पर, बेचारों ने जाकर नामांकन पत्र दाखिल कर दिए। और फिर कांग्रेस पार्टी के सैयद जाफर जी कोर्ट की तरफ दौड़ लगा गए। विवेक तनखा के कंधे पर चढ़े होकर उन्होंने बल्लियों उछाल मारी और उसके बाद हाईकोर्ट में लीपापोती करी। वहां से चुनाव लिंगरान हुआ। जब सरकार ने हाईकोर्ट में इनको मात दी तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में जब मुंह की खाई तो वापस हाईकोर्ट आके खड़े हो गए। हाईकोर्ट में जब वापस मुंह की खाई तो तीसरा आधार रोटेशन प्रणाली का लेकर वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इस सारे घटनाक्रम के अंदर चूंकि न्यायालयीन प्रक्रिया थी प्रतीक भैया, तो चुनाव कराना संभव नहीं था। कांग्रेस को उसके बाद कांग्रेस कब कह रही कि वो चुनाव नहीं कराना चाहती? कांग्रेस ने तो रोटेशन को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। तो प्रतीक भैया रोटेशन को लेकर 27% और 24%, 14% को लेकर आंकड़ा नहीं पेश किया था। आप बात को घुमा रहे हैं। नहीं, ये आपत्ति दायर करी कहां पर? ये कोई व्यक्तिगत विधानसभा के अंदर थोड़ी करी, सड़क पर उतरकर लड़ाइयां थोड़ी लड़ी। सड़क पर उतरकर लड़ लेते, जाकर पंचायत के चुनाव में वोट मांगने के दौरान कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुठाराघात करा, इसको वोट मत दीजिए, इसने पिछला आरक्षण यथावत रखा, इसकी खिलाफत करिए। जनता की अदालत में जाते ना। अब जनता की अदालत के बजाय संवैधानिक अदालत में गए, जुडिशरी में गए, इसलिए गए कि आपको चुनाव को लिंगरान करना था। एक बात प्रतीक भाई, और दूसरी एक और गंभीर बात प्रतीक भाई, जब ये सारा लीपापोती हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि ट्रिपल टेस्ट कराया जाए। यह ट्रिपल टेस्ट किसका उत्तरदायित्व था? आप वचन पत्र में बोलकर आए थे ना कि 27% का आरक्षण देंगे, तो 27% का आरक्षण क्या बगैर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गणना के दे सकते थे क्या? ये अभी आपने अपनी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है, आपने जो रिपोर्ट पेश की उसमें भी ट्रिपल टेस्ट सही नहीं है। ट्रिपल टेस्ट तो आपने सही नहीं कराया। ट्रिपल टेस्ट का समय कितना मिला हमको? कुल जमा आपने समय बढ़वाया। नहीं, कुल जमा जनवरी, आपको दिसंबर में करना था, आप तो आप कर रहे हो। आपने दिसंबर का आपने मई में पेश किया। प्रतीक जी, आप कल्पना करिए कि 7 करोड़ की आबादी का मध्य प्रदेश है और हम संगठनात्मक जिलों से चलते 56-57 जिले, अगर हम लोग अपने ये विकास खंड के अनुरूप भी माने तो जितने जिले हैं उनके अंदर हमारा जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग है उसके अध्यक्ष गौरी शंकर सिंह बिसेन जी ने 37 जिलों के अंदर सर्वेक्षण कराया। 37 जिलों के सर्वेक्षण के बाद हमने ये करा कि 185 तो हमको वेबसाइट पर सुझाव प्राप्त हुए, 85 सुझाव जो है हमको ईमेल से मिले और हमने लगभग 85 संगठन जो ओबीसी वर्ग का मध्य प्रदेश में प्रतिनिधित्व करते हैं उन सारे प्रतिनिधि मंडलों और संगठनों से बात करी। उसके बाद सरकार ने 100 पेज का निष्कर्ष निकाला। हमने 100 पेज का जो अपना रिपोर्ट थी वो न्यायालय में दी। 600 पेज का 2000 का दो, वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हमने तो रामजी महाजन आयोग के प्रतिवेदन को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपका ट्रिपल टेस्ट गलत है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें पर्याप्त सुधार की और संतोष जी, अगर कांग्रेस नेता जफर इस्लाम और सैयद जाफर और जया ठाकुर पंगा नहीं फंसाते तो पंचायत के चुनाव हो जाते। देखिए प्रतीक जी, बात यहाँ से शुरू नहीं होती है। अभी उमेश जी ने थोड़ी देर पहले यह कहा कि बात के लिए हमको 1-1.5 साल पहले जाना पड़ेगा, तो मैं कहता हूँ बात वहां से भी शुरू नहीं होती है। दरअसल ये पूरा जो आरक्षण का मुद्दा है और जो पिछड़ी जातियों को, अनुसूचित जातियों को और आदिवासियों को ऊपर उठाने का जो मसला है वो दरअसल आज किसी टेक्निकल फंडे से नहीं फंसा है मामला। बात आरएसएस की सोच की है और वो आज से नहीं शुरू होती है। ये 1947 से भी पहले नहीं, आप अनइंटरप्टेड समय दीजिए। आपने उमेश जी को समय दिया है, मैं पूरी बात करना चाहता हूँ। नहीं, आप पूरी बात सुनिए, उन्होंने बहुत समय लिया है। मैं कहना चाहता हूं दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो सोच दलितों के प्रति रही है, संविधान की जगह मनुस्मृति को जो लागू करना चाहते थे, उनकी सोच
आज भी पिछड़ों के प्रति हो, दलितों के प्रति हो, आदिवासियों को और इवन महिलाओं के प्रति उनकी क्या सोच है ये पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। सारे प्रकाशनों में सारी बातें स्पष्ट है। इसके बाद उनकी पार्टी को, उनके संगठनों को उसी लाइन पर चलना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लाइन पर। तो आज जो पिछड़ों का आरक्षण फंसाया जाता है या दलितों के विरोध में बातें की जाती हैं या सिवनी में जैसे आदिवासियों की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, इन सब के पीछे क्या है? इन सब के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच है। आज आज मुद्दा क्या है? प्रतीक जी, वही मैं कह रहा हूं कि वाचालता से तथ्य छिपाए नहीं जा सकते, वाचालता से तथ्य नहीं छिपाए जा सकते। तथ्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर उन्होंने साफ कह दिया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा सवाल ये है कि अगर सैयद जाफर और जया ठाकुर जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने अगर ये याचिका नहीं लगाई जाती तो आपने ही तो चुनाव रुकवाए। तो मैं, प्रतीक जी मेरी बात सुनिए, क्या सैयद जाफर ने इस बात के लिए रोका कि उसका 14% आरक्षण पे चुनाव? उन्होंने कहा कि 27% आरक्षण और जो टेक्निकल बातें फंसी है उसके अंदर भारतीय जनता, कमलनाथ जी ने आज अपने स्टेटमेंट में कहा है कि हम तो चाहते थे कि 27% आरक्षण हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से टेक्निकल फंडों में इसको उलझाया गया पूरे मामले को, उससे ये पूरी प्रक्रिया उलझी है। और मैं तो ये साफ कर देना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि पिछड़ों को उनके हक का आरक्षण मिले, क्योंकि वो जानते हैं कि विवेक तनखा ने सारी दलीलें, मैं विवेक तनखा को बहुत बड़ा एडवोकेट के रूप में भी देखता हूं और कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में भी देखता हूं। विवेक तनखा ने अपनी सारी दलीलें चुनाव टालने के वाले दी। उन्होंने कहा चुनाव नहीं होने चाहिए। क्या कांग्रेस विवेक तनखा की वकील रूपी दलीलों से अपने आप को अलग कर लेगी? मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट जो पूरा मामला है वो कमलनाथ जी के स्टेटमेंट से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी हाल में नहीं चाहते कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बिना ये चुनाव हो, और उसके लिए हम कानूनी प्रक्रिया का, कानूनी सलाहों का अध्ययन कर रहे हैं। कानूनी सलाह आने के बाद इस मामले को हम सड़क से लेके, संसद से लेके, विधानसभा से लेके कोर्ट तक सब जगह जाएंगे। कमलनाथ जी ने कहा हम चुनाव नहीं होने देंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़े होगा कमलनाथ जी? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम जब तक आरक्षण पिछड़ा वर्ग का लागू नहीं हो जाता तब तक हम चुनाव नहीं होने देंगे, तब तक हम चुनाव रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। सबका संवैधानिक अधिकार है, इसमें क्या बुरा है प्रतीक जी? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो उसके पहले भी रिव्यू होते रहे। आप जाएंगे याचिका लेके? बिल्कुल जाएंगे। मतलब चुनाव में अभी भी फिर आप एक याचिका फंसाएंगे? हम तो चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग को उनका वांछित लाभ मिले, उनको आरक्षण का पूरा अधिकार मिले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच जो पिछड़ों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती, हम उसके खिलाफ। क्या उमेश जी कहीं डर लग रहा था भाजपा को कि अगर पंचायत के चुनाव हो जाएंगे, नगरपालिका के चुनाव हो जाएंगे, तो जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह से पेट्रोल के दाम ऊपर जा रहे हैं, जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थितियां खराब हैं, संतोष जी के 2-3 मुद्दे ठीक हैं, जिस तरह से मॉब लिंचिंग हुई है शिवनी में बहुत शर्मनाक है, और जिस तरह से महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर आरोप, जो अपराध बढ़ रहे हैं, और उन सब से कहीं ना कहीं आप बैकफुट पे। तो आपने कहा चुनाव ना हो रहेगा, बास ना बजेगी बांसुरी ना, चुनाव ही नहीं होंगे तो कहां से मत परीक्षण होगा और कहां सरकार के ऊपर सवाल खड़े होंगे कि आपकी हालत खराब है, दाल पतली है। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। एक बहुत गंभीर बात संतोष जी ने कही है, चूंकि मुझे लगातार टॉक शो में जुड़ना है तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय उन्होंने दिया है। संतोष जी ने कहा है कि वो रिव्यू पिटीशन कांग्रेस जारी करेगी। विवेक तनखा का जो मैं अभी 15 मिनट 20 मिनट पहले का बयान सुनकर आया हूँ, उन्होंने कहा कि इस फैसले में रिव्यू पिटीशन की कोई गुंजाइश नहीं है। कमलनाथ जी का ये कहना है कि हम चुनाव कराना चाहते हैं। संतोष जी कह रहे हैं कि पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की एक तो कहीं समरूपता नहीं है, और गाइडलाइन मुझे लग रहा है इस विषय में कि कमलनाथ जी ने कहा कि हम विधि विशेषज्ञों की सलाह देंगे, रिव्यू पिटीशन करेंगे। नहीं, बिल्कुल, अगर आपने बोला रिव्यू पिटीशन विधि विशेषज्ञ सलाह देंगे कि रिव्यू पिटीशन में जाना चाहिए तो पिछड़ों के हितों के लिए किसी भी कदम तक जाएंगे। कमलनाथ जी विधि विशेषज्ञ नहीं है, कमलनाथ जी विधि विशेषज्ञों की सलाह लेंगे और हम पिछड़ा वर्ग को लागू करना, पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लागू करना। रिव्यू पिटीशन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, तो ये तो विधि विशेषज्ञों से सलाह। इनके मुख्यमंत्री ने कहा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कह रहे हैं कि हम इसको करेंगे। और महान्यायवादी ने, जो एडवोकेट जनरल हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी कहा कि अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। नहीं, तो निश्चित ही कमलनाथ जी ने भी यही कहा है कि अभी वो फिर से विधि विशेषज्ञों से सलाह लेकर इस पूरी कोशिश को करेंगे कि पिछड़ा वर्ग को उसका वांछित न्याय मिले। पिटीशन दाखिल करेंगे? बिल्कुल जाएंगे ना, कांग्रेस जाएगी अगर विधि विशेषज्ञ कहेंगे तो। विधि विशेषज्ञ कहेंगे तो
अच्छा, विवेक तनखा कह रहे हो, गलत कह रहे हैं। नहीं देखिए, अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट विवेक तनखा का नहीं, नहीं है, ऑफिशियल कमलनाथ जी का ऑफिशियल नहीं, दोनों स्टेटमेंट का आ गया। है। इस पर नहीं, इस पर तमाम तरह की राय आएगी, लेकिन जो भी सर्वश्रेष्ठ राय होगी उसका कांग्रेस पालन करेगी। अभी आया है विवेक तनखा का। आया होगा ना, मैं मना कर रहा हूं। देखिए, विवेक तनखा बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं, कानून को जानते हैं, और अगर वो कह रहे हैं कि इसमें कोई रिव्यू की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये कोई क्यों कांग्रेस का स्टेट बता रहे हैं कि अंतिम इसमें फैसला review तो में- सुप्रीम वो कोर्ट ने शिवराज जी अंतिम को काउंटर फैसला, करा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला नहीं दिया। प्रतीक जी, कांग्रेस का स्टेट प्रतीक ये जी, है। उन्होंने शिवराज जी को काउंटर करा है। शिवराज जी ने कहा कि हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे। कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल स्टैंड लेते हुए विवेक तनखा ने कहा है कि रिव्यू पिटीशन की कोई गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि वो रिव्यू पिटीशन के पक्ष में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट और दृढ़ मान्यता है कि न केवल ओबीसी वर्ग, समाज का कोई भी एक ऐसा वर्ग हो जो गैर बराबरी का जीवन जी रहा, उसको समाज में बराबरी की और समानता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, चाहे वो ओबीसी हो या कोई भी वर्ग हो। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि इस समय हालिया प्रकरण ओबीसी वर्ग का है, ओबीसी वर्ग अपने तात्कालिक आरक्षण लाभ से वंचित होता दिखाई दे रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने तय करा है कि हम रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ है, अब ये मामला संविधान पीठ के पास जाएगा। हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से निवेदन करेंगे कि इसको स्वीकार करा जाए। तो ये हमारा स्टेट है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले इस तरह से, मैं दोनों पार्टियों, आप दोनों नेताओं से कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले ऐसे हैं जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। उसके बावजूद आप दोनों पार्टियां मेरे मुर्गे की डेढ़ टांग पे क्यों 27%, 27% पे अड़े हुए हो? प्रतीक जी, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं। नहीं, फैसले हैं, पर संविधान की ऐसी कोई सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने एक नजीर बना के दी होगी कि एक आदर्श आचार संहिता होना चाहिए। 50% से आरक्षण जो है वो उचित नहीं माना होगा, पर यह कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, यह संविधान में वर्णित नहीं है। भारत का जो संविधान लागू करा गया, वो भारत का संविधान कहीं भी एक लाइन में भी इस बात को रेखांकित नहीं करता है। मेरी बहुत सारे विधि विशेषज्ञों से इसलिए बात हुई कि निरंतर इस विषय पे पिछले 6-8 महीने से आपके जैसे विद्वान मित्रों के साथ बैठ के संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और आपके जैसे तर्कशील मित्रों के जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न बहुत वाजिब होते हैं, और मैं प्रयास करता हूं कि माकूल उत्तर दे पाऊं। रामेश्वर ठाकुर जी और जेपी धनोपिया जी, संतोष जी की पार्टी के वे पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। जेपी भाई साहब, मैं और रामेश्वर जी जो हमारी तरफ से वकीलिया में एक टॉक शो में बैठे थे, वहां भी इस विषय पर गंभीरता से बात हुई है। तमिलनाडु और अन्य राज्यों के उदाहरण है कि जहां 76% तक का भी रिजर्वेशन है। खैर प्रतीक जी, वास्तव में मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि कम से कम भारत में इस तरह का विचार जो सुप्रीम कोर्ट रखती है कि 50% से आरक्षण अधिक नहीं होना चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए, ये एक आम राय है। अब दूसरा जो आपका मूल प्रश्न था प्रतीक जी, हम तो किसी चुनाव से नहीं भागते प्रतीक जी, हमको तो समय सुखे दुखे समय करता, हम तो सुख में दुख में समवस्था में रहते हैं। ना हम सुख में बहुत ज्यादा हर्षित होते, ना दुख में नैराश्य और जड़ता में उतरते। हम तो उस समय भी आनंदित थे और संतोष में थे जब अटल बिहारी वाजपेयी की झोली में केवल 2 श्रीफल धर के 1984 में भारत की जनता ने हमको कहा था कि केवल 2 सीटें, हम तब भी निराश नहीं हुए। हम उस समय भी बल्लियों नहीं उछले जब अभी के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की झोली में 330 रजत फल रखकर जनता ने कहा कि अखंड आशीर्वाद प्रदान करते राज्य करिए, तब भी हम बल्लियों नहीं उछले। तो हम तो सुखे दुखे समेक्रता वाले हैं, ना हम जैसे दुखी जैसे उल्लासित होते हैं, ना पराजय से दुखी होते। तो पंचायत चुनाव की हार के कारण अगर इतने ही आप समयकर्ता व्यक्तित्व हैं तो 2 साल का अवसर मिला और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 साल में कराना चाहिए। 1.5 साल कमलनाथ जी के निकाल दीजिए, 3.5 साल तो आपके ही थे, मामा जी के। नहीं, 3.5 कहाँ हुए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने मेरा वाक्य नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 साल में चुनाव हो जाने चाहिए थे, 1.5 साल अपन निकाल देते कमलनाथ जी के, तो 3.5 साल तो शासन आपका ही रहा। कोरोना का देंगे ईमानदारी से, 1 साल सरकार को ईमानदारी से कोरोना का दिया जाना चाहिए। वैक्सीनेशन का अभियान चला और कोरोना की वो भयावह महामारी थी, टपाटप लाशें गिर रही थी। साहब रैलियां करी हैं आपके नेताओं ने कोरोना में, राजनीतिक प्रतिबद्धता सब बात चुनाव होते रहे, राज्य निर्वाचन आयोग तो कह रहा था कि चुनाव कराइए, उसने अधिसूचना जारी करी। हमारे तो नामांकन दाखिल करे, हमने
संजय जाफर गए, जया ठाकुर बहुत समय ले लिया। संतोष जी दो प्रश्न पूछे, आप दो प्रश्न पूछने जा रहे थे। यस, मैं ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूं उमेश जी से कि यदि इनकी सरकार इतनी ईमानदार थी पिछड़ों को आरक्षण देने के प्रति, तो इन्होंने पिछड़ा वर्ग की आबादी की संख्या एक तो कम बताई, वो क्यों बताई? दूसरा, डिमार्केशन इस समय पर क्यों नहीं कर पाए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन्होंने समय मांगा सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अभी तक आप नहीं कर पाए तो आगे क्या करोगे? मतलब सुप्रीम कोर्ट को इनकी सरकार से कोई उम्मीद नहीं थी। दूसरा, मैं बता दूं, चुनाव जानबूझकर टालना चाहते हैं प्रतीक जी, उसके बहुत बड़े गंभीर कारण है। एक तो पेट्रोल का भाव देखिए, महंगाई का भाव देखिए आप किस तरीके से, डॉलर का आप मूल्य देख लीजिए किस प्रकार से रसातल में जा रहा है, जबकि यही प्रधानमंत्री कहते थे कि प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है, रसातल में जाती। सुषमा स्वराज भी बड़े बड़े भाषण देती थी। आज प्रधानमंत्री की गरिमा किस रसातल में, किस मरियाना ट्रेंच में चली गई है, ये प्रधानमंत्री जानते होंगे। लेकिन इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के लिए जरूरी था कि अगले चुनाव के पहले कोई एंटी इनकम्बेंसी सरकार के प्रति न बने, इसलिए वो पंचायत चुनाव भी नहीं कराना चाहते, नगर निगम चुनाव भी नहीं करना चाहते। इसलिए उमेश जी अपनी वाचालता के प्रदर्शन से सरकार की नाकामियों को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें सवाल क्या? सवाल मेरा यह था कि इन्होंने गलत आंकड़ा क्यों दिखाया, 48% की आबादी दिखाई, और दूसरा इन्होंने डिमार्केशन समय पर क्यों नहीं किया? डिमार्केशन समय पर क्यों नहीं किया? दोनों सवाल है। आपने तो 27% आबादी बताई थी, नहीं, हमने आबादी नहीं बताई। नहीं, हाँ, वो उमेश जी का तथ्य मैं सही करना चाहता हूँ। हमने आबादी गलत नहीं बताई थी। उस समय 51% की जो आबादी हमने कैलकुलेट की थी उसके हिसाब से बताई थी, लेकिन जो 50% का आप दायरा बता रहे हैं उसके अनुरूप हमने 27% की बात की थी। ये मैं तथ्य को सही करना चाहता हूँ। प्रतीक जी, विधानसभा के पटल में विधेयक प्रस्तुत हुआ है, डेट बता रहा हूं, और इतने बड़े चैनल पर बता रहा हूं, इतने बड़े प्रवक्ता नहीं, उमेश जी, तथ्य मैंने बिल्कुल सही कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा था कि 27% टोटल आबादी पिछड़ों की, ये नहीं कहा था उन्होंने। संतोष जी, 27% आबादी है। अभी ये टॉक शो खत्म हो जाएगा, मेरे फेसबुक पे डाला है, मेरे ट्विटर पे डाला है। नहीं, आपकी जानकारी में फेसबुक पे आपने क्या डाला है वो सबूत नहीं है। विधानसभा का विधेयक डाला है, गोविंद सिंह जी का हस्ताक्षर डाला है, 27% की आबादी डाला। आज तक जब से कांग्रेस ने घोषणा पत्र, मध्य प्रदेश में पिछड़ी आबादी जो है वो लगभग 52% है। मैं दोनों के तथ्य सुधारना चाहता हूँ, लगभग 52% आबादी। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि आपने विधेयक की प्रति दिखा रहे हैं। मैं कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं, तो विधेयक और घोषणा पत्र में इतना अंतर होगा मुझे नहीं लगता। आप दिखाइए मुझे उसका सबूत। दिखाएंगे अपन चाय पे। अच्छा, एक उन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न करा कि आपने आबादी इतनी कम क्यों बताई। प्रतीक जी, एक अमूमन मान्यता थी कि 52% की ओबीसी की आबादी है। ये एक सबका सर्वविदित तथ्य था, मीडिया माध्यमों में भी यही आता था, बातचीत में भी यही आता था। 37 जिलों के अंदर सर्वे करा गया, 85 संगठनों से बात हुई, 8000 पेजों की एक वोटर लिस्ट, एक आइडियल वोटर लिस्ट चिन्हित करके बनाई गई। इसका आधार क्या था? अब जनगणना तो जाति आधारित होती रही है, और मतदाता सूची में कोई जाति के आधार पे तो नाम लिखा नहीं होता। नीतीश कुमार कह रहे हैं जनगणना जाति आधारित कराओ, बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ प्रतीक जी की 2014 और 2000 के जो 19 के चुनाव हुए थे उसको आधार बनाया गया। उस आधार पर 37 जिलों में सर्वे हुआ। उस सर्वे का जो निष्कर्ष आया वो 48% आया। जो ट्रिपल टेस्ट का विश्लेषण आया वो 48 आया। उसको रखा गया है, हमने सुप्रीम कोर्ट में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें पर्याप्त सुधार की गुंजाइश आरक्षण मांगा। हाँ, मांगा। और उसके बाद 20% आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए की गुंजाइश कही, तो हम वापस हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मासूमियत से अपनी बातें कह रही है, सुप्रीम कोर्ट को इतनी तल्ख टिप्पणी करना पड़ी कि अभी तक आप कुछ नहीं कर सकते, तो आगे क्या करेंगे? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का साफ संकेत है। 33% तो आपने आरक्षण मांगा ओबीसी के लिए, 20 है अनुसूचित जाति के लिए, और अनुसूचित 14 और अनुसूचित जनजाति के लिए। तो ये आरक्षण की प्रतिशत कितना हो जाएगा मध्य प्रदेश में? हाँ प्रतीक जी, बिल्कुल हो जाएगा। और मैंने पहले भी निवेदन करा कि कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इस प्रकार का नहीं है कि आरक्षण इससे अधिक नहीं दिया जा सकता है। पर एक आदर्श समाज की व्यवस्था के लिए जो समाज की एक सर्वमान्य व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बार बार इस प्रकार की नजीर देता रहा है कि 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, और आम मान्यता भी यही है कि 50% से अधिक का आरक्षण नहीं होना चाहिए। पर ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ऐसा नहीं। एक तो ये बात। अब दूसरी बात प्रतीक जी ये है, हम आज भी चुनाव को तैयार है, पर हमारी
अब प्रतिबद्धता ये है, मैंने पहले भी कहा है, दोहराना ठीक नहीं है कि समाज का कोई भी अगर वर्ग जो चुनाव के है, लिए तैयार है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंदर मैं वही तो, मेरी बात तो पूरी हो जाए कि समाज का कोई वर्ग वंचित नहीं रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो एक वर्ग के साथ कुठारा गाते, नहीं, वो चुनाव हम उस लड़ेगा आदेश से असहमत है। वर्ग चुनाव लड़ेगा, बिल्कुल उसको लड़ेगा, लड़ने से मना थोड़ी किया है, नहीं, वो पर भी- आरक्षण नहीं मिलेगा। नहीं लड़ लो चुनाव में। आरक्षण नहीं मिलेगा तो राजनीतिक दल बड़े निर्ममता के साथ टिकटों का वितरण करते हैं। प्रतीक भाई, आप जानते हैं, जब अरे तक आप दे देना ना पिछड़ों को 40-50% टिकट दे देना। ये प्रतीक जी, ये आने वाले समय के लिए एक दुर्व्यवस्था का निर्माण हो जाएगा। एक सुव्यवस्था आज बन जाए, थोड़े विलंब से बनेगी, वो चल जाएगा। देर हो उमेश जी ने होगी। कहा कि ये मामला संविधान पीठ के पास जाएगा। संविधान पीठ में 7 सदस्य जजों के होंगे, या 11 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। एक संविधान पीठ बनेगी। अब संविधान पीठ में जब कोई विषय जाता है तो उसका फैसला 2-4 साल से कम में नहीं होता है। तो क्या इतने साल चुनाव चलेंगे? प्रतीक जी, फिर पंचायती राज अधिनियम का क्या होगा? आपने बहुत अच्छी बात की। आज से आपकी बातों से ये इंगित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की नियत क्या है। तो नियत में बता दूं आपको, 2003 के बाद से मध्य प्रदेश में कमोबेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 1.25 साल हमारी सरकार को छोड़ दिया जाए, उसमें 3 मुख्यमंत्री बने और तीनों ही पिछड़ा वर्ग के थे, उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी और शिवराज सिंह चौहान जी। लेकिन नियत देखिए कि इस बीच में कभी भी पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए इनकी ओर से कभी कोई पहल नहीं की जब तक कि हमारी सरकार नहीं आई। उसके बावजूद मुख्यमंत्री बना दिया तो क्या पहल करते हैं? नहीं, पिछड़ों को मुख्यमंत्री बना दिया। आप तो ठाकुरों को बनाते हो। तभी तो मैं कह रहा हूं, आप तो राजपूतों को बनाते हो, इन्हें तो मुख्यमंत्री अरे पिछड़ा भाई, बना दिया। और आप क्या अच्छी बात करते की। हैं? अगर उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, अगर उन्होंने तीन मुख्यमंत्री अगर पिछड़ा उन्होंने बनाए। मुख्यमंत्री बनाया और आरएसएस की कठपुतली नहीं होते तो पिछड़ा वर्ग के लिए उन्होंने क्या किया, उन्हीं मुख्यमंत्रियों को जवाब देना। ये जवाबदेही उन पर ज्यादा है क्योंकि पिछड़ा वर्ग से थे और हमारा मुख्यमंत्री चूंकि पिछड़ा वर्ग से नहीं था, फिर भी इसलिए उसने पिछड़ा वर्ग का अन्याय, लेकिन उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए अन्याय सोचा, कर सकता है। पिछड़ा वर्ग के लिए सोचा। ये बहुत बड़ी बात है और भारतीय जनता पार्टी आत्ममंथन करे। 27 का आंकड़ा तो आप लाए, कांग्रेस लाई। हमने बढ़ा हुआ आंकड़ा लाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में ये भी कहा कि 27% आबादी, इसके कारण खेल भंड हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये बताइए कि आपके 3 मुख्यमंत्री जो पिछड़ा वर्ग से थे, आपके 3 मुख्यमंत्री जो पिछड़ा वर्ग से थे, उन्होंने पिछड़ों के लिए क्या किया है? अब वचन पत्र में बोल दिया, सिवाय पिछड़ों के नाम पर, सिवाय पिछड़ों के नाम पर मलाई खाने के, सिवाय पिछड़ों के नाम पर मलाई खाने के छछूंदर फंस गया। आपके तीनों मुख्यमंत्रियों ने कुछ नहीं किया। नहीं, ऐसा आप ये अगर आप अपने दोनों कार्यकर्ताओं को समझा सकते थे ना कि चुनाव टल जाएंगे, और विवेक तनखा जैसा व्यक्ति, जितना बड़ा वकील। नहीं, हम क्यों चाहेंगे? हमारे लिए तो स्वर्णिम अवसर था। महंगाई अपने चरम पर है, देश की हालत खराब है, सारे पीएसयू बेचे जा रहे हैं, अपने उद्योगपति मित्रों को अरबपति बनाया जा रहा है, गरीबों को और गरीब किया जा रहा है, बेरोजगारी चरम पर है। हमारे लिए तो उचित मौका था। अंबानी अडानी कांग्रेस के राज्य में भी अरबपति थे। नहीं, अरे तब नहीं, प्रतीक जी, तब उनको देश बेचने की परमिशन नहीं थी, तब उनको देश बेचने की परमिशन नहीं थी। आज जिस तरह के अडानी की पोजीशन है दुनिया भर में कि तीसरे चौथे नंबर के अमीर हो गए, और भगवान ने चाहा अडानी के लिए तो वो पहले नंबर के भी अमीर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टनरी किनके साथ है पूरा देश जानता है। तो मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि अडानी हो, अंबानी हो, अडानी हो, अंबानी हो, उनके प्रति जो प्रतिबद्धता है अगर जनता के प्रति दिखाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर शासक सिद्ध होगी। उमेश जी, एक कोई रास्ता सरकार ये क्यों नहीं निकाल रही कि जल्दी चुनाव हो, बजाय इसके कि अब देखिए जो भी रवैया आया कि हम फिर से कोशिश करेंगे, ये करेंगे, इससे तो चुनाव टलते हुए दिख रहे हैं। जबकि सरकार का रवैया ये होना चाहिए कि चुनाव जल्दी हो, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम की जो मूल कंसेप्ट था या मूल अवधारणा थी वो यही तो थी कि पंचायतों का सुशासन रहे और जल्दी से चुनाव हो और समय पर चुनाव हो। प्रतीक जी, सरकार चाहती है चुनाव हो, हम चाहते हैं बहुत जल्दी चुनाव हो, पर एक इतने बड़े वर्ग को जिसकी आबादी लगभग 48-52% की आबादी, उस आबादी के साथ अन्याय करके तो चुनाव कराना भी ठीक नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय कर देगी इनके बिना चुनाव? हम उस आदेश से असहमत हैं। आवश्यक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के हर निर्णय का स्वागत करा जाए। मैं बहुत ऑफिशियल बोल रहा हूँ, आवश्यक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के हर निर्णय का स्वागत हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसको शिरोधार्य करना पड़ेगा, उसको स्वीकार करेंगे, पर उससे असहमति का जो हमारा अधिकार है वो है। 12 जुलाई को फिर से तारीख लगी है, आप उसमें अपना पक्ष रख देना, तब तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू करवाएं। नहीं, सरकार आपकी है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया, एक बार अगर अधिसूचना जारी हो गई तो फिर ये आरक्षण लिंगर ऑन हो जाएगा प्रतीक जी, और इतनी बड़ी आबादी को आरक्षण के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। कौन कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक आप क्या कर रहे थे? पहल क्यों नहीं किया आपने? पहल क्यों नहीं की? जय ठाकुर किस पार्टी की? आप सुनिए, जय ठाकुर ने क्या कहा? जय ठाकुर ने क्या कहा? जब याचिका लगाने गई तो उन्होंने क्या कहा? पिछड़ों को आरक्षण मत दो। गधा मिला गधे पर बैठ के मैं साफ करना, नहीं, मैं फिर से
कहना चाहता हूँ वाचालता ये फिर वाचालता से तथ्य नहीं छुपाए जा सकते। नहीं, ये वाचालता से तथ्य नहीं छुपाए जा सकते हैं। आपकी पार्टी आप ये बताइए, नहीं आप ये बताइए कि ऑब्जेक्शन सुप्रीम लिया। कोर्ट ने टिप्पणी क्यों की, पहले तो ये बताइए। पर हाईकोर्ट में तो आपकी पार्टी गई ना। सुप्रीम कोर्ट भी यही नहीं कहता तो था। हमारी पार्टी क्या कहने गई थी? हमारी पार्टी ये कहने गई थी कि आप आरक्षण मत दो पिछड़ों को। हमारी पार्टी ये कहने गई थी कि 27% आरक्षण दिया जाए पिछड़ों को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार उसमें दांवपेच फंसाती रही है और भारतीय जनता पार्टी की सोच अच्छा, ये भी 27 बार बार हम भी 27 वो नहीं जाएगी, कभी नहीं क्या था? जाएगी। आप ये बताइए कि आरएसएस के कितने सरसंघचालक बने, पिछड़े कितने दलित बने, आप बताइए, एक नाम बता दीजिए। आरएसएस का आप बताइए ना, तो आरएसएस की आरएसएस कठपुतली है आपके संगठन, आपकी सरकारें किसकी कठपुतली है? आप बताइए किसकी कठपुतली है? आरएसएस की कठपुतली है। आरएसएस कभी नहीं जाएगी। आपकी सरकारें किसकी कठपुतली रहती हैं? हमारी सरकार है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमारा अध्यक्ष चुना जाता है, सब कुछ होता है। भूपेश बघेल और अशोक गहलोत को कौन आदेश देता है? कौन आदेश देता है? भूपेश बघेल पूरे प्रदेश का निर्णय लेते हैं और अशोक गहलोत अपने राजस्थान का निर्णय लेते हैं। सोनिया कौन गांधी आदेश की नहीं देता है? मानते क्या? सोनिया गांधी नहीं, सलाह तो सबके लिए जाती है। अरे सलाह सबके लिए जाती आदर मानते है। हैं। ये तो आपकी पार्टी में कि अडवाणी जी की सलाह मोदी जी नहीं लेते। ये एक बहस का अलग ये मुद्दा। आपकी पार्टी में कि मोदी जी अडवाणी जी की सलाह नहीं लेते, मुरली मनोहर जोशी की सलाह नहीं लेते। ये सोनिया जी आपकी के पार्टी नहीं का सुन रहे संस्कार है, ये आपकी ये- पार्टी का ये- संस्कार ये- है। बगल नहीं मान रहे क्या सोनिया गांधी? मानते हैं ना, ये बिल्कुल मानते हैं। अलग विषय हो जाएगा। अशोक गहलोत ये के अलग विषय हो अंदर जाएगा प्रॉपर कि कौन किसकी डिस्कशन बात होता है, मानता है। प्रॉपर मैं इस डिस्कशन विषय पे नहीं होता आने है। देता, लेकिन आपकी पार्टी की बहुत तरह नहीं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद संतोष जी आपका, बहुत धन्यवाद उमेश शर्मा जी आपका। कबीरदास जी ने कभी कहा था कि जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन अब राजनीति ऐसी हो गई कि सब जाति पूछी जा रही है, नेताओं की भी, मतदाताओं की भी, और जाति को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं सर्वांग समाज का नुकसान है। पता नहीं कब सदमति आएगी नेताओं को भी, राजनीतिक दलों को भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो आया है जल्दी चुनाव कराने का, उस पर दोनों दलों को गंभीरता से विचार करना चाहिए और जल्दी से जल्दी चुनाव हो मध्य प्रदेश में, पंचायती राज अधिनियम लागू हो, इस बात की कोशिश करना चाहिए। देखते रहिए डिजाइन न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।